साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। टॉपिक जुड़ा हुआ है चेक बाउंस केस से और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा और उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन आपको बताऊँगा, ताकि आप भी यदि इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप एक अच्छा निवारण एज़ पर लॉ प्राप्त कर सकें। साथियों सबसे पहले आते हैं केस के फैक्ट्स के ऊपर, फिर आएंगे लॉ पॉइंट पे और फिर आते हैं कि हमें करना क्या है। साथियों एक मामला जो है पेश हुआ सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत, जिसमें आरोपी के विरुद्ध जो है कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया और आरोपी ने केस को जो है चैलेंज किया इस ग्राउंड पे कि देयर इज नो लीगल इन्फोर्सेबल डेट। अब क्या थी प्रॉब्लम इसको जो है अपन समझते हैं। कहना यह था आरोपी का कि मुझे जमीन की आवश्यकता थी, जिस कारण संपर्क मुझसे किया परिवादी ने और उसने कहा कि मेरी एक लैंड है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। मैंने लैंड को देखा, मुझे लैंड जो है पसंद आ गई। अल्टीमेटली हमारे बीच एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें लैंड का डिस्क्रिप्शन था, उस पर क्या क्या लाइबिलिटीज थी उसका डिस्क्रिप्शन था और कितने में सौदा होना है उसका डिस्क्रिप्शन था। ये एग्रीमेंट टू सेल अल्टीमेटली सेल में कन्वर्ट होना था और विश्वास जमाने के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी मेरे पक्ष में लिख के दिया परिवादी ने, जिसके तहत मुझे अधिकृत किया गया कि मैं चाहूं जिसके नाम पर यह लैंड सेल कर सकता हूं, इस लैंड को मॉर्गेज कर सकता हूं और इसके अलावा लैंड का किसी भी रूप में उपयोग व उपभोग कर सकता हूं। कहना यह था आरोपी का कि मैंने इस कंसर्न पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड भी कराया और इसकी जो स्टैंप ड्यूटी थी मैंने वो पे की। जब वक्त आया सेल का तो मालूम पड़ा कि जो परिवादी है वो इस जमीन का मालिक ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मालिक नहीं है तो वो टाइटल ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जिस बारे में धारा 27 सेल्स ऑफ गुड एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि चूंकि सेल संभव नहीं था, तो एग्रीमेंट की शर्त कि निश्चित समय अवधि में सेल डीड करा दी जाएगी वो क्या हो गई? फेल। अगर जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो ही फेल हो गई तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट भी फेल। क्लियर है बात ये? पर यहां पर क्या स्थितियां हुई कि जब ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ था तत्समय जो प्रतिफल था, जिसको हम कहते हैं कॉन्सिडरेशन, वो पे कर दिया आरोपी ने परिवादी को और जो ये अमाउंट था वो था इन पार्ट। कुछ अमाउंट जो है पे किया गया कैश में और कुछ अमाउंट को पे करने के लिए सिक्योरिटी चेक दिए गए इस शर्त पे कि सेल हो जाएगा तो कंसेंट चेक के मार्फत जो अंकित राशि है उसका भुगतान परिवादी जो है प्राप्त कर लेगा। जब ये फ्रॉड मालूम पड़ा आरोपी को तो उसने पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। अल्टीमेटली वो कोर्ट गया, उसने कोर्ट में परिवाद किया और जांच के लिए आवेदन किया तो कोर्ट ने धारा 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत जांच के आदेश दिए। इन द मीनवाइल चेक का जो है मिसयूज कर लिया परिवादी ने और उसने एक चेक बाउंस केस जो है दाखिल कर दिया। साथियों यहां पर कोर्ट ने जो है प्रसंज्ञान लिया और उसके बाद जो ऑर्डर था प्रसंज्ञान का उसको चैलेंज किया गया। कहना यह था कंसर्न आरोपी का कि देयर इज नो लीगल इन्फोर्सेबल डेट। लीगल इन्फोर्सेबल डेट तब आती पिक्चर में कि जब एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता, पर चूंकि जो राशि पे करनी थी वो पेमेंट देना संभव इसलिए नहीं था क्योंकि परिवादी जमीन का मालिक नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब एग्रीमेंट ही लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है तो किसी भी डेट के ड्यू होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसे सिनेरियो में स्पष्ट है कि चेक का मिसयूज किया गया है और अगर आज भी देखा जाए तो परिवादी किसी भी रूप में कंसर्न एग्रीमेंट टू सेल को सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। अतः धारा 54 टीपीएट का उल्लंघन है, जिस कारण प्रक्रिया जो अपनाई है परिवादी ने वो प्रक्रिया अब्यूज ऑफ प्रोसेस की श्रेणी में आती है। अतः जो चेक का मामला है और जो प्रसंज्ञान है वो निरस्त किए जाने योग्य है। इनका यह भी कहना है कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट इज मस्ट। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपने परिवाद में लिखा कि एडवांस पेमेंट को करने के लिए चेक दिए गए,
पर प्रश्न ये है कि एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट में क्या सर्विस दी गई या क्या गुड्स दिए गए, इस संबंध में कोई भी अलामत नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में डेट को लीगल इन्फोर्सेबल डेट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और सेक्शन 138 एनआईएट मेंटेनेबल नहीं होगा। इस पॉइंट पे कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट नंबर 1, मैसर्स बालाजी वर्सेस मैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका साइटेशन है 1998 सुप्रीम मद्रास पेज 1358। इस केस में साफ हेल्ड हुआ है टू प्रोसिक्यूट अ पर्सन फॉर चेक बाउंस केस लीगल इन्फोर्सेबल डेट इज मस्ट। If legal enforceable debt is not in existence, the provision of section 138 of NIAT would not be applicable. एक जजमेंट और भी है, इसका नाम है श्री एच आनंदा वर्सेस मिसिस स्टीला। जजमेंट है दिनांक 7 अप्रैल 2014 का, जिसका अपील नंबर है 803/2007। इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट इज मस्ट एंड इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू सस्टेन द सेम। In absence of legal enforceable debt, the prosecution would not be maintainable. एक महत्वपूर्ण जजमेंट है उन्नी कृष्णन बनाम जयराम का, जिसका साइटेशन है 2017 वॉल्यूम 2 RCR क्रिमिनल पेज नंबर 871, जिसमें साफ लिखा गया है कि लीगल एन्फोर्सेबल डेट इज मस्ट इफ द contention of prosecution or complainant is that the check is issued towards the advance payment, definitely it would not attract section 138 of NIAT। तो मेरा कहना यह है कि 138 में यदि प्रसंज्ञान है तो वहां पर लीगल इन्फोर्सेबल डेट मस्ट है। तो जो केस हमने अभी पढ़ा उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि एक एग्रीमेंट हुआ था, लैंड को जो है बेचना भी था, पर लैंड का बेचान जो है संभव नहीं था क्योंकि लैंड का मालिक परिवादी नहीं था। अतः लीगल इन्फोर्सेबल डेट यहाँ अस्तित्व में नहीं है और ये फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और एडमिटेड है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने जो प्रसंज्ञान का आदेश था उसको क्वैश करने का आदेश दे दिया। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आप जा रहे हैं क्वेश्चन के लिए तो यू मस्ट हैव द अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट विथ यू। यहां पर सिंपल शॉर्ट डिफेंस यही था कंसर्न आरोपी का कि हम तो आज भी तैयार हैं कि ये सेल डीड करा दें और अपना पैसा ले जाएं, पर किसी भी रूप में सेल के लिए सक्षम नहीं था कंसर्न परिवादी। तो वहां पर वो डिफीट हो गया ऑन द पॉइंट दैट देयर इज नो लीगल इन्फोर्सेबल डेट। तो यदि आप भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहां पर लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं है, मींस कोई एग्रीमेंट है पर एग्रीमेंट को इन्फोर्स करना संभव नहीं है, या कोई चेक लगाया गया है इस ग्राउंड पे कि इट इज टुवर्ड्स एडवांस पेमेंट, तो ध्यान रखिएगा एज पर द सेट साइटेशन द एडवांस पेमेंट और एनीथिंग गिवन टुवर्ड्स एग्रीमेंट which could not be enforced in that scenario, the legal enforceable debt would not be applicable। और अगर legal enforceable debt applicable नहीं है तो सेक्शन 138 NIAT के तहत जो प्रोसिक्यूशन है या प्रोसीडिंग्स है वो भी मेंटेनेबल नहीं होगी। साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।